इंडिया की इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिलता है इस डेटा के द्वारा। ये बताता है कि भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अगर केवल पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो वो $51 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और ये रिपोर्ट या ये डेटा है बताया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, शॉर्ट में कहें तो DPIIT के द्वारा ये डेटा बताया गया है। अब इसी को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, इसको हम पिछले जो ईयर्स हैं उसे कंपेयर करेंगे, ये बूस्ट देखने को क्यों मिल रहा है, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से देश हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेन जो न्यूज है वो तो यही है कि जो FDI का इनफ्लो है वो पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो $51 बिलियन के आसपास पहुंचा है। और ये जो बात है ये अमरदीप सिंह भाटिया हैं जो सेक्रेटरी हैं DPIIT के, उन्होंने ये बात बताई है। और इसके जो की प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पुश है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्रेसिव पुश यहाँ पे मिल रहा है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब हम चीजों को बाहर से इंपोर्ट ना करें बल्कि बाहरी कंपनियों को बुलाएं कि हमारे ही देश में उसको बनाओ, मैन्युफैक्चर करो। जैसे एप्पल के जो फैक्ट्रीज हैं वो लगेंगी कि भाई एप्पल फोन अब इंडिया में ही बनेगा, सैमसंग के फोन इंडिया में ही बनेंगे, इंडिया में बिकेंगे और यहाँ से बाहर भी जाएंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इसमें डेवलप किया जा रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, सिर्फ किसी एक सीमित क्षेत्र के लिए नहीं, हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो ग्लोबल सेंटिमेंट है इंडिया को लेकर के काफी स्टेबल और हाई है, क्योंकि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी किसी पे टैरिफ, किसी बात पे और टैरिफ लग रहा है। इस तरीके को देखते हुए भी इंडिया में इस तरह के इन्वेस्टमेंट का होना बताता है कि इंडिया में जो माहौल है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं देख रहे हैं कि इंडिया में जो माहौल है स्टेबल ही रहेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर वो सस्टेन्ड यहाँ पे रहता है। अगर हम बात करें इसको पिछले सालों के FDI से, तो जो यहाँ पे ऑफिशियल डेटा है, जैसे 2021-22 की अगर आप बात करेंगे तो उस समय प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, $84.83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया हुआ था इंडिया में। वो कोविड के बाद का समय कह सकते हैं वो था, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे थे खास तौर पे IT के क्षेत्र में। और फिर 2022-23 में करेक्शन होकर के ये जो FDI का इन्फ्लो है ये $71.35 के आसपास, ये सब बिलियन में यहाँ पे डेटा चल रहा है, उस $1 बिलियन के आसपास ये रहा। और फिर 2023-24 में ये लगभग उतना ही रहा, मतलब तो उससे थोड़ा डिप ही हुआ और ये $70.95 बिलियन के आसपास रहा। और उसके बाद 24-25 में इसमें हमें रिकवरी देखने को मिली, और ये रिकवरी थी $81.04 बिलियन की। और अब 2025-26 की जब बात हो रही है तो पिछले लास्ट के 6 महीने में $51 बिलियन तो हो गया है। और अगर इसी तरीके से प्रोजेक्ट रहा तो हो सकता है $100 बिलियन ये क्रॉस कर जाए, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भारत में इतना इन्वेस्टमेंट आया है। और ये अगर ग्राफ को आप देखेंगे तो ये एक V शेप बनाता हुआ ग्राफ आपको दिख रहा है, मतलब ये V शेप की रिकवरी दिखाता है, इसी को V शेप रिकवरी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यों FDI जो है राइज हो रहा है, मतलब FDI इतना भारत में क्यों आ रहा है, तो इसे हम ऐसे 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग पुश। इंडिया में वैसे तो FDI ज्यादातर आता है IT और सर्विसेज में, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है FDI आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने PLI स्कीम बहुत सारी चालू करी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम करके। मतलब आप जो जितना ज्यादा से ज्यादा भारत में बना हुआ सामान बेचोगे उसके अनुसार इंसेंटिव मिलेगा, और ये कई सारे सेक्टर में, लगभग 14 सेक्टर्स में चला रखी हैं। और इसकी वजह से जो विदेश की कंपनियां हैं वो भारत में आकर अपने जो प्लांट है ओपन करें, फैक्ट्रीज ओपन करें जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस वजह से जो बाहर का पैसा है वो इंडिया में आ रहा है, और काफी अच्छा खासा जो कैपिटल है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा है स्टार्टअप का कोलैबोरेशन, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर भी इंडिया में अब चल रहा है और स्टार्टअप्स का कोलैबोरेशन भी हो रहा है। मतलब स्टार्टअप्स आते हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे बताते हैं, और उसके बाद जो बाहर के जो देश हैं या बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें आकर के इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनको आइडिया वाइबल लगता है तो ये इस वजह से भी बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है भारत में आ रहा है। और इसी को लेते हुए आज जब आप ये न्यूज़ देख रहे हैं या फिर इसके बाद अगर आप देख रहे हो, तो 16 जनवरी को भारत नेशनल स्टार्टअप डे मनाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और ये जो स्टार्टअप्स हैं इनकी वजह से जो इनोवेशन और ग्रोथ है वो भी इंडिया में हो रही है, क्योंकि स्टार्टअप्स केवल एक फील्ड में नहीं बल्कि बहुत सारी जो फील्ड है उसमें आ रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो ईज ऑफ डूइंग को लेकर के भी सरकार ने काफी कुछ किया ताकि और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। जैसे अभी आपको पता होगा कि जो लेबर लॉज है उनको और सिंप्लीफाई किया गया है, कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटीज लाई गई हैं। इसी के साथ
जो कंप्लाइंसेज हैं उनका डिजिटाइजेशन किया गया, एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है कि एक ही जगह से जो अप्रूवल्स बहुत सारे चाहिए, कोई प्लांट लगाना कुछ करना है तो उसके लिए मिल जाए। और इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं उनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव किया हुआ है, ताकि बाहर के जो देशों को जो मतलब जो टैक्स दिया जाता है, जो कोई जाके चाइना में अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है जो टैक्स दे, उसके अनुसार भारत के टैक्सेस को किया जाता है। और इसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट भी है, ऑरेंज इकोनॉमी पे फोकस। अब बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे बच्चों को ऑरेंज इकोनॉमी अगर ना समझ में आए तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है जो क्रिएटर इकोनॉमी होती है। इसमें से 3C पे काम होता है, कल्चर, कंटेंट, क्रिएटिविटी। मतलब ये अभी पीएम मोदी ने भी इसको हाईलाइट किया था कि जो हमारे इंडिया की जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जिसमें कल्चर आता है, आर्ट हेरिटेज आता है, कंटेंट मतलब मीडिया, गेमिंग, ये सब, क्रिएटिविटी, डिजाइन, इनोवेशन, तो उसकी वजह से भी जो इंडिया में जो एफडीआई है वो काफी आ रहा है। और उसकी वजह से भी यहाँ पे जो यूथ का पार्टिसिपेशन है बहुत देखने को मिलता है। क्रिएटर इकोनॉमी जो है वो भी काफी बूम पे आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इंडिया के जो टॉप एफडीआई सेक्टर्स हैं और ट्रेंड्स हैं क्या बताते हैं, तो जो टॉप सेक्टर्स हैं जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो गया। अब इसमें सॉफ्टवेयर में तो इंडिया काम कर रहा है, हार्डवेयर में भी अब आ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा एआई को लेकर के काफी सारे इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुए हैं, अमेजॉन की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, गूगल की तरफ से, ऐसे। तो उससे होता क्या है कि एआई के जो कह सकते हैं डेटा सेंटर्स हैं वो इंडिया में बनेंगे, तो वो सब जो वहां से पैसा आएगा ना तभी तो बनेगा। इसके साथ साथ जो सर्विसेज सेक्टर है जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, इन सब को लेकर के भी यहाँ पे जो कई बार जो लिमिट्स हैं वो चेंज करी जाती हैं। और इसको लेकर के भी आपको न्यूज मिलती रहती है कि अच्छा इतना लिमिट थी, अब कहीं 100% कर दिया कि पूरा जो पैसा है कोई भी आकर के इन्वेस्ट कर सकता है। ये सारी चीजें होती हैं। बाकी ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन में जो 5G और आने वाले समय में अब 6G की बात होने लगी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी बाहर का जो इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। अब चूंकि जो कंपनियां हैं वो चाइना +1 की स्ट्रेटजी लेकर के चले, वरना तो ज्यादातर जो कंपनियां वो चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उसके बाद फिर वहां से वो सारी चीजों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करें, दूसरे देशों में भेजती हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में सारे सिनेरियो चले, अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस वगैरह लगे, टैरिफ लगा, वो सब देखते हो अब जो देश हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं खास तौर पे बड़े बड़े, वो ये सोच रहे हैं कि हम चाइना के साथ एक और देश को लेके चलें जैसे इंडिया, ताकि अगर कहीं चाइना पे कहीं कुछ सैंक्शन लगे, टैरिफ ज्यादा लगे, तो हमारे पास एक और कंट्री होना चाहिए जहां से हम जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई कर सकें, है ना। तो इसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग पे काफी जोर यहाँ पे इंडिया में लग रहा है और इस पे भी काफी पैसा आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें कंट्रीज की, तो भारत के जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है सिंगापुर, जो कि इक्विटी इनफ्लो के लिए काफी यहाँ से पैसा आता है। दूसरा है मेजर कंट्रीब्यूटर टैक्स ट्रीटीज की वजह से जो है मॉरिशियस। देखिए मॉरिशियस में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स अगर आप देखेंगे तो 10 से 20% के आसपास ऐसा लगता है, लेकिन मॉरिशियस में कैपिटल गेन टैक्स क्या है, 0%। तो अगर कोई यूएसए का व्यक्ति है जो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, तो यूएसए से इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करेगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करके रखा है मॉरिशस के साथ में। तो ये होता क्या है कि भाई एक ही व्यक्ति 2 जगह टैक्स बना दे इसके लिए। तो ऐसे समझिए यूएसए वाला पर्सन जाएगा मॉरिशस में, मतलब वो वहां पे कोई छोटी मोटी कंपनी खोल लेगा, शेल कंपनी ऐसे समझ लीजिए, ऑफिस खोलेगा, और वहां से फिर पैसा कहाँ पे लगाएगा, इंडिया में लगाएगा, है ना। अब वो इंडिया में जो भी उसका जो कैपिटल गेन वगैरह होगा, तो वो ये इंडिया कहेगा कि आप चूंकि मॉरिशस के हो तो आप अपना जो कंट्री है वहां पे आप टैक्स भरो। तो भाई उसको 10 से 20% जो टैक्स भरना था वो यहाँ नहीं भरेगा, मॉरिशस जाके भरेगा, लेकिन मॉरिशस में कैपिटल गेन है ही नहीं, तो उसको 0% टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस वजह से भी ना मॉरिशस से बहुत ज्यादा एफडीआई इंडिया में आता है। फिर तीसरा भारत का जो इस समय उभरता हुआ जो एफडीआई का है कंट्री, मतलब पहले से भी यूएसए से काफी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जैसे टेक और डिफेंस को लेकर के। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये टॉप 3 कंट्रीज के अलावा जो है जापान भी है, नीदरलैंड्स भी है, वहां से भी आपके जो एफडीआई इन्फ्लोज हैं वो होते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको समझनी होगी कि ये जो इस तरह का न्यूज है कि जैसे $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब क्या निकलेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। सबसे पहली बात तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है इससे और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि भाई बाहर का पैसा आ रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व और बढ़ता है। तो ये एक तरह का बफर का काम करता है। कोई भी एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में कैपिटल जो कह सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व होता है वो होता है, और आसानी से इस तरह के जो शॉक्स होते हैं वो झेल सकते हैं। रुपये की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि अब डॉलर जो है इंडिया में आएगा, सिंपल सी बात है, मार्केट में जो जितना ज्यादा मात्रा में होगा उसकी जो कीमत है उतनी कम होती है। तो जितना ज्यादा डॉलर आएगा तो रुपये की स्टेबिलिटी वैसे ही बनी रहेगी।
इसके अलावा जो आप कह सकते हैं एक बड़ा बेनिफिट होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल का। मतलब अगर भारत जो है, वैसे तो भारत वर्ल्ड बैंक IMF से लोन लेकर के भी आ सकता है ना बाहर का पैसा, नहीं, लेकिन वो क्या होगा, डेट होगा, भारत ने उधार लिया है तो वो चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब FDI आता है तो नॉन डेट है, मतलब वो कोई लोन नहीं लिया है भारत ने कि भाई हमको जो है कोई ऐसा डेटा सेंटर बनाना है उसके लिए लोन लेकर के, नहीं भाई, वो विदेश की कंपनियां खुद आकर के यहाँ पे लगा रही हैं। तो FDI इक्विटी है, ये किसी तरह का ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल जो डेट बर्डन है इंडिया का उससे बढ़ता है। यहाँ पे उनको नुकसान हो फायदा हो वो उनका बिजनेस का अप्रोच है। इंडिया का ऐसा नहीं कि भाई आपको घाटा हो जाएगा तो भारत सरकार भरेगी, ऐसा कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, मतलब जब भारत के अंदर जो विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, सर्विसेज में आएंगी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आएंगी, सिंपल सी बात है वहाँ की जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको भी तो भारत में लेकर के आएंगी, बेस्ट प्रैक्टिस भारत में लेके आएंगी। तो उससे होगा क्या कि जो हमारी जो डोमेस्टिक जो फर्म्स होती हैं उनको भी फायदा मिलता है, भाई लोग वहाँ काम करेंगे, उसको छोड़ कहीं और जाएंगे, वो भी उनसे कम्पीट करने का प्रयास करेंगे, तो ये अच्छा होता है। इसके अलावा जब बाहर का यहाँ पे कोई भी कंपनी आ रही है, प्लांट लगा रही है, फैक्ट्री लगा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, क्योंकि वो बाहर से लोग लेकर के थोड़ी ना आएंगे कि भाई वो सब पूरा हजारों लोग को लेकर के आएंगे कि यहाँ पे इंडिया में काम करना है, भाई यहाँ के लोकल लोगों को ही हायर करेंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी बढ़ती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, है ना। तो ये इसके फायदे होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये FDI क्या होता है। तो FDI एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई फर्म या किसी जो दूसरे देश का जो इंडिविजुअल है वो ऐसे देश में करता है जहां पे उसको लग रहा है कि इस बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट है। मतलब ऐसे समझिए कोई USA की फर्म आकर के इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करे, है ना, लेकिन ये पैसा इन्वेस्ट कैसा करे कि वो एक लास्टिंग इंटरेस्ट हो, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। जैसे कोई यहाँ पे ऐसा फैक्ट्री बनाए, बिजनेस ऑपरेशन में इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, तो वो FDI कहलाता है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसे कहते हैं। वहां पे उसका स्किन इन द गेम होता है उस कंपनी का, उस पर्सन का। वहीं पे एक और टर्म होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब ये लोग भी भारत में आकर के पैसा इन्वेस्ट करेंगे विदेश के, लेकिन ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब इनको लग रहा है कि भारत का शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है तो आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। जब इनको लगेगा कि अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया है, जैसे भी दिसंबर में हमको देखने को मिला FPI का आउटफ्लो मिला, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो वो सेल करके भाग जाएंगे, फिर कहीं और वो मार्केट तलाशेंगे जहां पे भी मार्केट लो पे हो, फिर से वो अच्छा कमा सकते हैं। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्विक एग्जिट होता है। इसमें ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है कि कोई फैक्ट्री बना रहा है, एप्पल आके फैक्ट्री बनाएगा या सैमसंग आके फैक्ट्री बना रहा है, तो ये थोड़ी ना है कि 6 महीने में बंद करके भाग जाएंगे, भाई बहुत लंबे समय तक ये चलते हैं, है ना। तो इसी तरह ये काम करता है। अगर आप एग्जांपल समझिए FDI के, जैसे अभी आपको सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। जैसे माइक्रोन जो USA की कंपनी है वो सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में लगा रही है। इसके अलावा डिफेंस में आप देखेंगे जैसे साब है जो कि स्वीडन की कंपनी है, वो यहाँ पे प्लांट लगा रही है। एयरबस है फ्रांस की, एयरक्राफ्ट असेंबली है। AWS अमेजॉन की कंपनी है तो USA की है, ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ला रही है। माइक्रोसॉफ्ट भी है। विनफास्ट वियतनाम की कंपनी है, EV जो ऑटोमोबाइल है उसके लिए यहाँ पे जो अपने प्लांट्स हैं वो लगा रही है। तो ये सब FDI के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसका जो की फीचर ये होता है कि इसमें जो FDI होता है उसमें जो कंट्रोल होता है, जो इन्वेस्टर होता है, जैसे अब माइक्रोन अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी तो भाई कंट्रोल भी तो उसी के हाथ में होगा ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसका होता है मैनेजमेंट पे, सारी चीजों पे। और इसमें जो एसेट क्रिएशन होता है वो दोनों तरह का होता है। मतलब ग्रीन फील्ड एकदम स्क्रैच से भी वो लगाते हैं प्लांट, जैसे अब कोई आकर के माइक्रोन जैसी कंपनी यहाँ पे प्लांट लगाए, स्क्रैच से ग्रीन फील्ड होगा। और ब्राउन फील्ड भी होता है, मतलब कि पहले से कोई कंपनी चल रही हो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करके उसका एक्विजिशन करें या उसका एक्सपेंशन करें, वो भी यहाँ पे होता है। और ये एक नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। मैंने आपको पहले बताया किसी तरह का लोन नहीं है कि माइक्रोन आकर के इंडिया की सरकार कोई लोन दे रहा है, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये अपना पैसा ला रहे हैं और ये इस तरीके से किसी तरह का रिपेमेंट ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं रखते हैं कि भारत अगर नुकसान हो रहा है फायदा और कुछ भारत की सरकार इनको देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये बेहतर होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें भारत सरकार की कुछ स्कीम्स की, बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे मेक इन इंडिया स्कीम जो 2014 में स्टार्ट हुई, इसका यही उद्देश्य ही था कि भारत के सामान, भारत में जो उपयोग के सामान है भारत में बने, है ना। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो सामान है वो इंपोर्ट अगर के चाइना से आएंगे या किसी और देश से आएंगे, हमारे पास इतना बड़ा जो मार्केट है उसका फायदा क्या होगा। तो ये
लिए स्टार्ट हुआ। फिर ये PLI स्कीम्स लगभग 14 की सेक्टर्स में स्टार्ट हुई। इसका यही उद्देश्य है कि भाई मेक इन इंडिया आप करो, और उसके बाद जब आप यहाँ पे ज़्यादा सेल्स करोगे जो भारत में बने हुए प्रोडक्ट हैं, तो उसके ऊपर भारत सरकार आपको इंसेंटिव देगी। तो एक तरह का ल्यूक्रेटिव ऑफर है कि आप भारत में प्रोडक्ट बनाओ, सेल करो, भारत सरकार इंसेंटिव देगी उस पर। इसके साथ साथ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जो मैंने आपको पहले बताया, वन स्टॉप शॉप है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर आकर के अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको अगर 60 परमिशन चाहिए 60 जगह चक्कर लगाएगा। उसके लिए एक सिस्टम है, एक जगह से वो सारी चीजें हो पाए। और इसके साथ साथ PM गति शक्ति, जो कि नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं भारत सरकार की जो काम कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो FDI है वो इंडिया में आ सके। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं, IDEX करके जो प्रोग्राम चलते हैं, वो सारी चीजें भी हैं। मतलब अब अगर उसको गिनने बैठेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम, कुछ मैंने आपको मेन फीचर्स यहाँ पे बताए हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।